श्रीलंका की सत्ता पर बरसों से काबिज राजपक्षे परिवार की आखिरकार विदाई हो गई। जनता जब सड़कों पर उतरी तो सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाले राष्ट्रपति गोटाबाया को पद ही नहीं बल्कि देश छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका के मौजूदा संकट के लिए पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन सच तो यह भी है कि श्रीलंका के मौजूदा हालात की जड़ में धार्मिक उन्माद की वो राजनीति भी शामिल है जिसने पिछले 50 सालों में श्रीलंका के सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया। लेकिन जब जनता जागी तो पलक झपकते ही डिवाइड एंड रूल यानी कि बांटो और राज करो की नीति के परखच्चे उड़ गए। जाति, धर्म और राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर कैसे श्रीलंका के लोगों ने बरसों से सत्ता पर काबिज सत्ताधारियों की लंका लगा दी, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धार्मिक उन्माद और एक परिवार की सत्ता किस तरह किसी देश को बर्बाद कर सकती है, इसका ताजा उदाहरण है श्रीलंका। करीब 10 साल पहले साल 2012 तक श्रीलंका की तरक्की की कहानी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। उस समय श्रीलंका 9% की दर से विकास कर रहा था, जो भारत से भी ज्यादा था। लेकिन आज श्रीलंका का जो हाल है, उसके पीछे गलत आर्थिक नीतियों, भ्रष्टाचार और धार्मिक उन्माद की उस राजनीति को माना जा रहा है जिसने पिछले कुछ सालों में श्रीलंका के सामाजिक ताने बाने को तबाह कर दिया। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता में लंबे समय तक टिके रहने की राजपक्षे परिवार की नीतियों और कुप्रबंधन ने देश को उस हालत में पहुंचा दिया है जहां दुनिया श्रीलंका में तबाही का ये तांडव देख रही है। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका में जाति और धार्मिक हिंसा की घटनाएं आम हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में या ये कहा जाए कि पिछले 2 से 3 महीनों में काफी कुछ बदलता हुआ भी दिख रहा है, काफी कुछ नया दिख रहा है। जो युवा अब तक जाति और धार्मिक आधार पर एक दूसरे के खिलाफ होते थे, वो सरकार की आर्थिक कुनीति के खिलाफ सड़कों पर एकजुट हुए और अब वो युवा एक इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं जो कभी एक दूसरे के खिलाफ इन मुद्दों पर अलग अलग बटे हुए नजर आते थे। यानी कि साफ तौर पर इस आंदोलन ने देश में ऐसे युवाओं और जनसंख्या को इन मुद्दों पर जो बटे हुए नजर आते थे उनको एकजुट कर दिया है। श्रीलंका में हर धर्म और समाज के लोग सड़कों पर हैं। आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे श्रीलंका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं, तो वहीं इसने देश में जातीय और धार्मिक सीमाओं के पार लोगों में एकता को बढ़ावा देने का भी काम किया है। दरअसल श्रीलंका में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जातीय और धार्मिक आधार पर बनी नीतियां ही चुनावी मुद्दे हुआ करते थे, जबकि गरीब तबके के लिए रोजगार और आर्थिक मुद्दे अहम थे। लेकिन मौजूदा विरोध प्रदर्शनों ने इन दोनों वर्गों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों वर्ग अब इस बात को भली भांति महसूस कर रहे हैं कि जातीय और धार्मिक आधार पर लोगों को बांटकर राजनीति में जमकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। श्रीलंका में पिछले करीबन 100 दिनों से चल रहा है जनता का आंदोलन और उसी का असर है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को पहले मई में इस्तीफा देना पड़ा और अब गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन इस आंदोलन में समाज का हर एक तबका शामिल हुआ है और उसी में से जो है कुछ ऐसे भी है लोग हैं जो साधु संत हैं, लेकिन ये भी इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभाई है। इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या चीज़ थी जो इनको यहाँ पर लेकर के आई है और अब इनका क्या आगे का प्लान है। Hello, as we all know that religious community also played a vital role in this protest as well as movement. So how do you see and how you all came together? Yes, this is a historical moment for Sri Lanka because as the citizen struggle of Sri Lanka, we all were able to come together in unity, going beyond all of our differences as religion, race, political ideologies.
we were able to go beyond all the differences, come in solidarity to have a social, political, spiritual change in Sri Lanka. श्रीलंका में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, इलाज के लिए दवाइयां नहीं हैं, विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं है, बिजली भी नहीं मिल रही है और इन सब से ऊपर देश में लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। सबसे बड़ा संकट तो यही है कि ऐसे विषम हालात से निपटने के लिए राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं है। सरकार की साख खत्म हो चुकी है और विपक्ष के पास भी ऐसा कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है जो तुरंत लोगों को घरों में वापस जाने का भरोसा दिला दे। बरसों तक श्रीलंका की सत्ता पर काबिज रहे राजपक्षे परिवार के खिलाफ तो लोगों का गुस्सा उबल रहा है। दरअसल गोटबाया और महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका में तमिल अलगाववादियों के साथ चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने का श्रेय लेते रहे हैं। करीब एक दशक पहले के गृह युद्ध में देश की कमान महिंद्रा राजपक्षे और सुरक्षा बलों की कमान गोटाबाया के हाथ में थी। राजपक्षे भाइयों ने 2009 में तमिल इलाकों को तहस नहस करवाने के बाद लगभग 2.5 दशक से चल रहे गृह युद्ध को खत्म करवाया था और तमिल की इस हार को सिंघल बहुसंख्यकवाद के वर्चस्व की स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपना पॉलिटिकल कार्ड जो प्ले करा, कुछ कट्टर और अपनी नेशनलिज्म, सिंघलीज स्पिरिट को इन्होंने प्रमोट ज्यादा करा। क्योंकि देखिए, ये जो पावर में आए, ये सिविल वॉर खत्म करके पावर में आए, या पावर में थे और सिविल वॉर खत्म करी तो इनको एक नेशनल हीरो माना गया। तो ये नेशनलिस्ट अप्रोच पे ज्यादा चल दिए। महिंद्रा राजपक्षे 2 बार पहले ही देश के राष्ट्रपति रह चुके थे, इसलिए 2019 में उन्होंने चुनाव में अपने छोटे भाई गोटाबाया को आगे कर दिया। खास बात यह है कि श्रीलंका में बुद्धिस्ट 70%, हिंदू तमिल 13%, मुसलमान 10% और ईसाई करीब 7% हैं। 70 साल के गोटाबाया सिंघली और बौद्ध समुदाय में बेहद लोकप्रिय थे। दरअसल राजपक्षे परिवार बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर सवार होकर ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा है और यही वजह है कि गोटाबाया के शासन के दौरान भी श्रीलंका में धार्मिक हिंसा तेजी से बढ़ी। 2013 में मस्जिदों पर हमले और 2014 में मुस्लिम विरोधी दंगे से लेकर चर्च को भी बुद्धिस्ट मॉन्क निशाना बनाते रहे हैं। मार्च 2018 में श्रीलंका में मुस्लिम विरोधी दंगों के बाद इमरजेंसी भी लगाई गई थी। 2019 में चर्च और होटलों में सीरियल ब्लास्ट के बाद भी श्रीलंका में धार्मिक उन्माद अपने चरम पर पहुंच गया था और श्रीलंका के ऐसे हालात के लिए राजपक्षे परिवार की कट्टर राजनीति को जिम्मेदार ठहराया गया था। 19 की इलेक्शन में आना था, उस समय ईस्टर संडे को चर्चेस पे जो अटैक हुए होटल्स पे, उसको लेकर के इस्लामिक टेरर की बात चली, तो फिर से नेशनलिज्म की बात उठ के आ गई। तो इसके चलते इनको एडवांटेज हुआ कि इनको पावर बहुत ज्यादा इसके पास कॉन्सेंट्रेट हो गई। डायरेक्टली अगर ना कहें कि नेशनलिज्म ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, पर बात यह था कि इन सर्कमस्टांसेस के चलते पावर जो है वो गोटाबाया राजपक्षे के हाथ में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गई। तो इनडायरेक्टली और कुछ हद तक डायरेक्टली ये जो इनका कट्टर नेशनलिज्म था वो भी श्रीलंका के हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 70 साल के गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के बहुसंख्यक सिंघली और बौद्ध समाज के समर्थन के सहारे ही श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज और तमिल समाज का समर्थन पाने वाले सजित प्रेमदासा चुनाव हार गए थे। कहा यह जा रहा है कि गोटाबाया राजपक्षे की आर्थिक नीतियों और उनकी कट्टरता की वजह से ही श्रीलंका में इस तरीके के हालात बने हैं और आज श्रीलंका जो अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो है गोटाबाया राजपक्षे और पूरा राजपक्षे परिवार। तमिल मूल के लोग, हिंदू समुदाय के, फिर उसके बाद सिन्हाला जो थे ये बुद्धिस्ट है, तो ये बुद्धिस्ट हिंदू टेंशन भी था और उसके अलावा और दूसरी कम्युनिटी को भी ये बर्दाश्त नहीं करते थे, चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो। बड़ी संख्या में अच्छे खासे वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं जो कि बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनको भी इनकी इस तरह ये इनके यहाँ पूरा ब्रेकडाउन हो गया था आपस में सब एक दूसरे।
के खिलाफ थे और सिन्हाला वर्सेस रेस्ट। लेकिन अभी जो मूवमेंट था इसमें सबने मिलके लड़ाई लड़ी, ये अच्छी बात थी, एक यूनिटी नज़र आई सबके साथ मिलके, तभी कामयाबी भी मिली। श्रीलंका की तबाही की कहानी सिर्फ एक समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को उन्माद में तब्दील करने के साथ ही शुरू हो गई थी। गोटाबाया राजपक्षे तो लगातार गर्व से ये कहते रहे कि वो इस समुदाय के वोट के सहारे 50 साल तक श्रीलंका की सत्ता पर राज कर सकते हैं। एक तरफ जनता धर्म के उन्माद में डूबी रही तो दूसरी तरफ संपत्तियों की नीलामी और भ्रष्टाचार श्रीलंका को अंदर ही अंदर खोखला करता चला गया। जब तक लोगों को समझ में आता तब तक तो श्रीलंका का जहाज डूबने लगा था। श्रीलंका में महंगाई अपने चरम पर है। प्याज 260 रुपए किलो, टमाटर 380 रुपए किलो, गोभी 800 रुपए किलो और लौकी 340 रुपए किलो बिक रही है। सब्जियों के ये दाम आसमान चूमती महंगाई को बताने के लिए काफी हैं। जाहिर है श्रीलंका सत्ताधीशों की मनमानी आर्थिक कुनीतियों का फल भोग रहा है। लेकिन श्रीलंका की इस हालात की जड़ में धार्मिक उन्माद की वो राजनीति भी रही है जिसे श्रीलंका में सत्ता हासिल करने के लिए तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। नेशनलिज्म जो कि राजपक्षे परिवार प्रमोट करता था वो कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इन्होंने देखिए सारी की सारी सत्ता अपनी और अपनी फैमिली के हाथ में ले ली और सारी की सारी सत्ता में इन्होंने किसी और को भागीदारी नहीं दी, खास करके दूसरे रिलीजन के लोगों को, राइट, खास करके तमिल्स को भी और मुस्लिम्स को भी, क्योंकि ये सिनेलिज मेजॉरिटी वैसे ही देश है और सिनेलिज ही लोग देश को चला रहे हैं। तो इन्होंने पावर शेयरिंग में कोई डाइवर्सिटी नहीं लाई। राष्ट्रवाद जिस तरीके का था, एक्सट्रीम राष्ट्रवाद, वो तो था ही प्रॉब्लम थी। उससे प्रॉब्लम सिन्हाला नेशनलिज्म, फिर सिन्हाला जो वहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी धार्मिक कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो इनकी हैं सिन्हालास की, वो भी बहुत, उन्हीं ने भी आग को काफ़ी आगे बढ़ाया दूसरी समुदायों के पीछे लेके। तो ये एक बड़ा रीज़न है मैं समझता हूँ उनके। लेकिन उसके अलावा इकोनॉमिक रीज़न मैं समझता हूँ इस क्राइसिस में जो अभी आई है वो सबसे ज़्यादा बड़ा था। श्रीलंका में लोकतंत्र को चुनावी तानाशाही में बदलने का नतीजा ये रहा कि विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे थे उनको अनदेखा किया गया। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर के उनको कटघरे में खड़ा किया गया और देशद्रोही की तरह पेश किया जाने लगा उन लोगों को जो सरकार पर सवाल उठा रहे थे। जो यहाँ के माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उस पर हमले भी बढ़ने लगे थे, जिसका सीधा सा असर पड़ा श्रीलंका में आने वाले टूरिस्ट के ऊपर, क्योंकि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी संख्या में सैलानियों के ऊपर निर्भर करती है। ऐसे में टूरिस्ट की संख्या यहाँ कम हो गई और उसका श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा, क्योंकि टूरिज्म श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जा सकता है और उसी का नतीजा है आज की ये तस्वीरें। श्रीलंका का संविधान भी बुद्ध की शिक्षाओं और बुद्धिज्म को सर्वोच्च स्थान देता है। हालांकि दूसरे धर्मों के मानने वालों को भी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन 2003 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यहां बौद्ध धर्म को सुरक्षित रखने को ही प्राथमिकता दी गई है। 2019 में राष्ट्रपति गोटाबाया ने देश के सांस्कृतिक समूहों से जुड़ी योजनाओं में बुनियादी बदलाव किए थे, जिसकी जड़ें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ी थी, जिसके बाद श्रीलंका में सामाजिक और धार्मिक तनाव बढ़ा था। कोरोना महामारी के दौरान भी मुस्लिम और ईसाइयों पर संक्रमण फैलाने के आरोप लगाए गए थे। दरअसल राजपक्षे परिवार श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते रहे हैं। तमिल्स के खिलाफ और उसके बाद खास करके जो ईस्टर संडे को अटैक हुआ था 2019 में एक चर्च पे, उसके बाद इन्होंने अपने देश की इस्लामिक माइनॉरिटी के भी ऊपर एक तरह से स्क्रू टाइटन करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ इनकी कट्टरपंथी की पॉलिसीज भी डेफिनेटली सोशल फैब्रिक की श्रीलंका को हर्ट किया।
जिसके चलते श्रीलंका में करप्शन तो थी, कोविड के चलते टूरिज्म बर्बाद, पैसे नहीं आ रहे थे, सारा सब कुछ बंद, और श्रीलंकन सोसाइटी में डिविजिवनेस इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को नफरत की जिस गहरी खाई में ढकेल दिया है उससे निकलना आसान नहीं है। धार्मिक उन्माद की वजह से देश में जो माहौल बना है उससे श्रीलंका को काफी नुकसान पहुंच चुका है। 1948 में श्रीलंका की आजादी के बाद से ही श्रीलंका में सिंघल वर्चस्व स्थापित करने की मांग लगातार तेज होती रही है, जो 2019 में आते आते अपने चरम पर पहुंच गई जब गोटाबाया राजपक्षे ने यहां पर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। जब ये अटैक हुआ चर्च पे, ईस्टर संडे को चर्चेस पे अटैक हुए, तो फिर एक बार फिर से राजापक्षा ने अपनी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज दिखाने के लिए कैंपेनिंग करी और बोला कि मैं इस्लामिक टेरर देश से निकाल दूंगा, और फिर वो पावर में आए उसी कैंपेन स्लोगन को लेकर के। तो राजपक्षे एक तरह से इन्होंने अपने देश की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करा अपनी विक्ट्री के लिए, क्योंकि ये सिनेलीज हैं और सिनेलीज बुद्धिस्ट ही मेजॉरिटी हैं देश में, परंतु जो माइनॉरिटीज हैं, जो तमिल्स एंड मुस्लिम्स, उनको एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट मिली इनके आने से सत्ता में। श्रीलंका में धार्मिक उन्माद और बहुसंख्यकवाद की राजनीति का इतिहास पुराना है। 1948 में श्रीलंका को अंग्रेजों से आजादी मिली थी और आजादी के बाद से ही देश में सिंघल वर्चस्व की स्थापना का रास्ता तलाशा जाने लगा था। साल 1956 में करीब 15% तमिलों के वजूद को नकारते हुए सिंघली को ही देश की एकमात्र भाषा का दर्जा देने का कानून बनाया गया। इसी एक भाषा नीति की वजह से बौद्ध भिक्षु सुमारामा थेरो ने 1959 में प्रधानमंत्री SWRD भंडार नायके को उन्हीं के आवास पर गोली मार दी थी। सिंघल वर्चस्ववादी सरकार ने धीरे धीरे साफ कर दिया कि श्रीलंका में तमिलों के लिए जगह नहीं है। वर्षों से श्रीलंका में रह रहे तमिलों को नागरिकता देने के बजाय भारत को लाखों तमिलों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया। 1964 के शास्त्री श्री मावो समझौते के बाद भी तमिल समस्या हल नहीं हुई, जिसकी परिणति आखिरकार 26 साल के गृह युद्ध के तौर पर हुई। सिंघली नेता आखिर तक ये बात नहीं समझ पाए कि जब दिमागों में नफरत भरी जाती है और समाज का सैन्यीकरण होने लगता है तो उसका दुष्परिणाम एक वर्ग तक सीमित नहीं रहता है। तमिल जो कम्युनिटी है ये काफ़ी पढ़ी लिखी है और पहले तो प्यूरी ब्यूरोक्रेसी और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इन सब में टीचिंग वगैरह में। दूसरी तरफ ये था कि सिन्हाला में शोविनिज्म बहुत है, वो अपने को बहुत सुपीरियर मानते हैं और यही कारण जो था जिसके चलते हुए वहाँ पे क्लैशेस हुए। सिन्हाला और तमिल के LTT बाद में कूद पड़ी, उसने मिलिटेंसी शुरू कर दी। वो एक और बहुत ही ख़राब हिस्ट्री है वहाँ की। श्रीलंका में तमाम उलटफेर के बावजूद जब तक यहाँ पर सामाजिक और संवैधानिक तौर पर बदलाव नहीं होता तब तक ये समस्या यूं ही बनी रहेगी। अगर निकट भविष्य में यहाँ पर चुनाव हो भी जाते हैं, लोकतंत्र स्थापित हो भी जाता है, तब भी ये समस्या इतनी आसानी से दूर नहीं होगी, क्योंकि श्रीलंका का तमिल समाज हमेशा से इस संविधान में बदलाव की बात करता रहा है और वहीं सिंघल समुदाय से जुड़े हुए लोग उसका विरोध करते रहे हैं। ऐसे में अगर श्रीलंका को आगे बढ़ना है तो सिंघल समुदाय से जुड़े हुए लोगों को भी बड़ा दिल दिखाना होगा और धार्मिक उन्माद और नफरत के माहौल से बाहर निकलना जरूरी होगा, वरना इतिहास का दोहराव कभी भी क्रूरतापूर्ण हो सकता है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, कोलंबो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।